पेशेंट के ऊपर जो रेड फिल स्लिप होती है उसके ऊपर लिखना होता दिक्कत होने के बाद कितनी देर बाद है। लगभग क्योंकि देखो ऐसे है ना कि ये डिजीज है, ये जो डिजीज़ है वो एक रेयर डिजीज़ है। एक होती है कॉमन डिजीज़ की ब्लीडिंग हो गई है जी, तो अपन को सीधा दिख रहा है। डिजीज जो भी कॉम्प्लिकेशन सामने आया उसको डायग्नोसिस बनाने में जो भी समय लगा थोड़ा, क्योंकि ऐसे है कि देखो हमारे को भी ये बहुत 15 साल की प्रैक्टिस में पहला पेशेंट आया है जो कि हेल्प सिंड्रोम करके है। कितनी देर बाद लगभग घंटा 2 घंटा हो गया, क्योंकि डायग्नोसिस बनने में टाइम लगा। जो ही डायग्नोसिस बना तुरंत रेफर कर दिया। सर परिवादियों का कहना है कि आपने लगभग 4.5 घंटे बाद उनको रेफर किया और बताया भी नहीं गया कि इनको इस प्रकार की दिक्कत नहीं, बिल्कुल बताया गया था उनको, बाकायदा प्लेटलेट के बारे में बताया, यूरिन आउटपुट के बारे में बताया, और उससे भी बड़ी चीज़ उनको जो बाकायदा रिटन डॉक्यूमेंट दिया गया उसमें उसका मेंशन किया गया। तो सर 3 दिन से ये सोशल मीडिया पे बात चल रही है, उसके बाद भादरा में लगभग 50 के तकरीबन डॉक्टर है, झाकड़ बोस है और सिजेरियन भी 500 के लगभग है। 3 दिनों में सर एक भी डॉक्टर की शिकायत ना आकर आपकी 200 शिकायतें सोशल मीडिया पर देखो हमारे जो पास चीज़ें सामने आ जाती है, सोशल मीडिया पे आई है, तो इसका सर क्या कारण है? देखो मतलब जो 100 लोग गलत है या फिर जो चीज़ें सामने आ जाती है अटे कुर्सी के ऊपर ले जाए। अच्छा क्योंकि ये बिल्कुल सामने आ गई है चीज़, तो जो भी 5 साल 7 साल पुरानी भी देखो घटनाएं, कभी भी 100% रिजल्ट कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता, कोई भी फैकल्टी नहीं दे सकता। 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता। आज मेरे पास में यदि 100 पेशेंट आते हैं, 100 के 100 मरीज ठीक हो ये मैं नहीं कह सकता, और होते भी नहीं, कोई हॉस्पिटल वाले किसी के लिए भी नहीं हो सकता। इसलिए कहीं किसी का कहीं कोई पीड़ा रही हो सकता है, जायज़ पीड़ा भी हो और नाजायज़ भी हो, लेकिन वो फिर जब आपको अपनी प्रेजेंटेशन करने का मौका मिल जाता है तो भर देते हैं। सर धरती पर भगवान का रूप डॉक्टर को माना गया है, और डॉक्टर की भी कोई टाइम लिमिट होती है क्या पेशेंट को ऐसे देखने के है, लिए? डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया वो गलत दिया गया। डॉक्टर आप ही लोगों के बीच में से पढ़ लिख के और आ जाते हैं, टाइम आप लिमिट ही के होती है लोगों क्या? के समय आप ही लोगों के बीच में से निकलते हैं, आप ही लोगों के भाई बंद होते हैं, किसी के क्या रिश्तेदार होते हैं, अलग से कोई नहीं होता है। और रही बात यह कि टाइम लिमिट की, हर इंसान की एक फिजिकल जो होती है एबिलिटी वो एक लिमिटेड होती है। फिजिकल जो एबिलिटी होती है उससे ज़्यादा वो वर्क नहीं कर सकता, और डॉक्टरी जैसा धंधा यदि फिजिकल एबिलिटी से ज़्यादा करेगा तो उसमें एरर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए वो इस प्रकार का काम जो होता है अपनी फिजिकल जो शरीर उसका साथ दे सकता है उतनी देर तक काम कर सकता है, ज़्यादा करेगा तो गलत डायग्नोसिस बनने से गलत कॉम्प्लिकेशन सामने सर इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, आपकी बात बिल्कुल है, लेकिन 24 घंटे एक आदमी यदि एक दिन 5 दिन 10 दिन काम करना होता है तो 24 घंटे भी करने के लिए तैयार है, लेकिन 365 दिन एक आदमी 24 घंटे काम नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा हो कि हॉस्पिटल्स के आगे मतलब शाम को 7 नहीं, या 8 बजे बाद में डोर क्लोज नहीं, लगा दें? ऐसा कुछ नहीं है। डोर क्लोज बाकायदा स्टाफ रहता है, इमरजेंसी देखता है, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है कि डॉक्टर को बुलाना है तो बुलाया भी जाता है, लेकिन एक कॉमन पेशेंट जो कि डे टाइम में दिखाया जा सकता है उसके लिए रात के लिए हमने स्टाफ को रख रखा है, जो सीनियर स्टाफ होते हैं उनको रख रखा है, मेडिसिन देते हैं, और इमरजेंसी होती है तो कॉल करके बुलाते हैं, देखते भी है रात को। अच्छा रेणुका जी, आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या डिसीजन क्या रहेगा? हमारा केवल डिसीजन भादरा की जनता को अपनी बात को रखने के लिए बताया है। पूरी आई में पूरे चिकित्सक समाज वो ये चाहता है कि पूरी भादरा की तहसील की जनता हर बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को समझे। हर बीमारी इजी होती है, लेकिन जब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और ये कॉम्प्लिकेशन कोई यहाँ इंडिया में नहीं है, अब्रॉड में भी पूरे विश्व में पाई जाती है। पीपीएस चीज़ होती है, हेल्प सिंड्रोम जो आपको मैं बता रहा हूँ वो विदेशों में भी होता है, हर जगह होता है, और मैनेज नहीं होता है, बहुत कम संभावनाएं होती है, 50% संभावना होती है डीआईसी को मैनेज करने। डॉक्टर साहब, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हो कि हम रात्रि को मरीज देखते ही रात्रि नहीं। को मरीज जो होती है इमरजेंसी होती है कोई देखते हैं, कॉमन मरीजों की फिजिकल एबिलिटी नहीं है। वो वीडियो तो हम देख सकते इमरजेंसी का था। हैं। इमरजेंसी वो पेशेंट तय नहीं करता, वो स्टाफ या डॉक्टर तय करता है कि ये इमरजेंसी है या नहीं है। एक किसी के सिंपल बुखार आ रही है मरीज के लिए वो इमरजेंसी है, लेकिन वो रियल इमरजेंसी नहीं होती है, तो वो पेशेंट ने तय कर रखा है कि ये इमरजेंसी है, उससे इमरजेंसी नहीं होती है। इमरजेंसी की व्याख्या डॉक्टर तय करता है या स्टाफ तय करता है, उसके पैरामीटर्स तय करते हैं। आप बता रहे हो 5,000 तक मैडम ने डिलीवरी कराई, लगभग 15,000 डिलीवरी है। उसमें से नॉर्मल डिलीवरी कितनी कराई? वो तो डाटा मेरे पास में एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये मानो कि आप 70 से 75%।
70 से 75%। सोशल मीडिया पे आपका ये विशेष रूप से आरोप लग रहा है कि जो कोई मरीज 12 बजे कोई डिलीवरी के लिए भर्ती होता है, उसको सुबह 3 से 4 बजे लगभग औसतन तकरीबन मैं बता रहा हूँ 5-7 केस ऐसे आ आए हैं, लिखित में भी हमारे पास उन लोगों ने भेज रखा है कि एक सेम रोग बताते हैं कि बच्चे ने पेट के अंदर पोटी कर दिया या कुछ और ऐसे, उसी स्थिति में उसको आप बताते हो कि उसको ऑपरेशन करना ही पड़ता है। इस प्रकार का आपका मैं बताता हूँ सिजेरियन के बारे में क्या है। आपको मैं थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ कि जब से सिजेरियन डिलीवरी स्टार्ट की गई, सिजेरियन से ऑपरेशन जब एक तहसील लेवल पर होने शुरू हुए हैं, मैं बताऊँ तहसील लेवल पर जब से सिजेरियन डिलीवरियाँ शुरू हुई है, यदि आप पेशेंट ये बोलता है कि जी नॉर्मल डिलीवरी पहले भी तो होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन जब अपन उसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी जो पुरानी लेडीज़ें हैं उनको उठा के पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी हाँ 9 बच्चे लगे थे लेकिन बच्चे 5 थे। वो 4 बच्चे कहाँ गए? वो 4 बच्चे ऐसे ही जाते थे, इसमें कोई निकोनियम कर देता था, लेट्रिन कर देता था, किसी के ओल का आटा आता था, किसी के क्या होता, कोई ऐसी इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन उस समय आती थी और वो बच्चे नहीं रहते थे। आज के सिनेरियो में ये है 1 या 2 बच्चे करते हैं, उनको 100% रिजल्ट चाहिए। तो यदि आपको एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट देने की होती है, हालांकि फिर भी 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता है, एक कोशिश की जा सकती है 100% की, इसलिए उनको एडवाइस किया जाता है। यदि वो करवाने के लिए एग्री होते हैं तो करते हैं, यदि वो रेफरल करवाना चाहते हैं तो रेफरल करते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? नहीं ये बात समझ मैडम साहब को। हाँ और मैडम बोलिए। हाँ जी। सिजेरियन में कभी भी ये नहीं है कि आप सिजेरियन कराओ। नहीं यहाँ पे सिजेरियन हम आप उस मरीज के बारे में यहाँ पे गायकोश और नहीं है। आप उसका इलाज आप कर रहे थे तो आप उस पेशेंट के परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें बड़ा प्रॉब्लम, उनके लॉस हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन मेरी जो मतलब प्रॉब्लम है वो ये कि मैंने मेरी तरफ से कोई गलती करी हो तो मैं कटघरे में खड़ी हूँ, लेकिन मैंने मेरी तरफ से अगर 100% प्रयास किए हैं और मैंने मेरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कमी नहीं छोड़ी, और जब बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन ऐसा सामने आया जिसमें एक बड़ी टीम चाहिए होती है डॉक्टर्स की और फिर मुझे उसको रेफ़र करना पड़ा, तो मैंने उसको रेफ़र किया है। डायग्नोसिस बन गई कि इसकी डायग्नोसिस बन गई है DIC हेल्प सिंड्रोम की, तो ये यहाँ मैनेज होना मुश्किल हो जाएगी, तब मैंने उसको रेफ़र किया। और हेल्प सिंड्रोम यूजुअली अगर डिलीवरी से पहले होता है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा आसान है, लेकिन अगर वो डिलीवरी के 48 आवर्स के अंदर होता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। उसमें से रेयरली ही मरीज निकल के बाहर आता है, नहीं तो मरीज की मोर्टालिटी होती है और मरीज की दिक्कत आती है कि मरीज बचना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें अगर प्रॉब्लम तो तब हो बाई चांस ब्लीडिंग हो रही है, नहीं संभाला, नहीं देखा गया, या मरीज को नहीं देखा गया तो दिक्कत है, तब गलत है। लेकिन उसको बाकायदा सारे वाइटल्स पे मॉनिटरिंग हो रही है, सारी चीज़ों पे मॉनिटरिंग हो रही है, सारी चीज़ें लगभग 24 घंटे के आसपास तक सही चल रही है। फिर सडन जब डिटेरियोरेशन होता है तो डॉक्टर को भी डायग्नोसिस बनाने में, जांच करने में समय लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, उसकी जांचें कराते हैं, ये कराते हैं, ये इंजेक्शन लगा दिया, ये कर दिया। तो उसका उस टाइप का मैनेजमेंट चल रहा था जिस दौरान उसको रेफ़र किया, उस दौरान भी उसका वो मैनेजमेंट चल रहा था, ताकि उसके बार बार वाइटल्स देखे जा रहे थे, उसकी बार बार जो ट्रीटमेंट ज़रूरत था उस समय का लगता था कि ये करने से यूरिन आ जाएगा या बढ़ जाएगा, ये करने से पेशेंट और कंफर्टेबल हो जाएगी, वो उसका बाकायदा बार बार किया जा रहा था। फिर जब प्लेटलेट बिल्कुल पता चला कि एकदम लोअर साइड में है और अब ये पूरा DIC जैसा फीचर सामने आ गया है, तब मैंने उसके हस्बैंड को बोला कि बेटा इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल अब नहीं है, आपको बड़े सेंटर की ज़रूरत है, अच्छे ICU की ज़रूरत है, आपको इनको आप एक बार साथ जरूर लेकर जाना चाहिए। तब मैंने उसको रेफ़र किया था। मैंने इस उम्मीद से रेफ़र किया था वहाँ मरीज सही हो जाएगी। कभी डॉक्टर इस उम्मीद से भी रेफ़र नहीं करता कि मुझे मरीज नहीं मिलेगी अगले दिन, लेकिन ये पीड़ा का विषय है कि वो मरीज मेरे दूसरे दिन मुझे पता चला कि नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा कोई नहीं समझ सक रहे हैं कि मुझे कितनी पीड़ा है कि जो लड़की बच्ची जैसे मुझे 9 महीने दिखाई है, जो मेरी परिवार की एक सदस्य जैसी बन जाती है, वो आती हैं तो उनकी फेस वो कैसे आ रही हैं, कैसे मैं उनको चेक कर रही हूँ, ये मेरे दिमाग में घूमता रहता है। और आज तक अब जो मैं उसके बाद से मरीज़ देख रही हूँ, मैं उस पीड़ा में देख रही हूँ कि यार वो मरीज़ बच जाते रहा तो अच्छा लगता। मैं इस पीड़ा में उन मरीजों को देख रही हूँ जो मैं आज देख रही हूँ, और मैं डर के देख रही हूँ। डर के इसलिए देख रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया वाले मुझे ब्लेम कर रहे हैं। वो आप उनका मर्जी है, वो ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन उनको ब्लेम
ऑपरेशन करने से पहले दूसरे लोगों को जिसका नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ है, वो पीड़ा में वो मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं एकदम सहर्ष स्वीकार करूँगी, क्योंकि उनकी पीड़ा इतनी भारी है कि वो ढकी नहीं जा सकती। लेकिन जिनकी पीड़ा नहीं है और जो फिर भी मेरे विरुद्ध बोले जा रहे हैं, बिना मेरी असलियत जाने, बिना मेरे ट्रीटमेंट को जाने, बिना मेरी बात को जाने, उससे मैं बहुत ज़्यादा आघात में हूँ। मैं मेरे मरीजों के साथ में इतना कोरिलेशन बनाती हूँ कि मैं उन लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। अब मैं उस एज में आ गई कि जो लड़कियाँ यंग हैं वो मैं बच्चों की तरह उनको ट्रीट कर रही हूँ, और बाकायदा मुझे जितना समझ मेरा नॉलेज का है मैं सारी लगातार उनका काम करती हूँ। और इमरजेंसी की बात आप लोग पूछ रहे थे, जीवन ज्योति हॉस्पिटल में नहीं है, मेरे फैकल्टी में मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, 24 घंटे। मेरे स्टाफ के एक फ़ोन पे मैं नीचे आती हूँ, मरीज़ की ज़रूरत है, अगर मैं 1 मिनट पहले ऊपर गई हूँ, मैं दूसरे मिनट पे नीचे आती हूँ। कभी भी मना नहीं किया किसी मरीज को कि मैं नहीं देखूंगी। मरीजों को बाकायदा देखा है और 15 साल तक आराम से देखा है, बहुत ही मन से देखा है। जितनी मेरी शक्ति थी, सामर्थ्य था दिमाग से, वो मैंने सारा हमेशा यूज़ किया है कि किसी मरीज को मेरे से भला मिले, अच्छा से अच्छा मिले। आपके हॉस्पिटल की कितनी घट गई? ये इस टाइप की हेल्प सिंड्रोम ही फर्स्ट है मेरे पास में। 15,000 डिलीवरी में ये हेल्प सिंड्रोम आया ही फर्स्ट बार है, और इसी वजह से इसकी डायग्नोसिस करने में जो आप लोग पूछे थे 2-3 घंटे का समय जो लगा है, वो डायग्नोसिस करने में इसलिए लगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन रेयर है, कॉमन है ही नहीं। जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसके बारे में तुरंत से सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें समय ले जाता है डायग्नोसिस। नहीं, मरीज वहाँ जो आपने रेफर करने के बाद में अगले हॉस्पिटल में भर्ती हो गया? हाँ, भर्ती हो गया था। कितने मेरे दिन? पास से मरीज बिल्कुल बोलता हुआ, होशो हवास में, फुल बीपी, पल्स, बिना ऑक्सीजन के मरीज को मैंने रेफर किया है। लेकिन मुझे उसकी रिपोर्ट इतनी ख़राब लगी कि मुझे उसको यहाँ रखना उचित नहीं लगा, भले ही उसके बाकी पैरामीटर्स ठीक थे, लेकिन उन पैरामीटर्स के ठीक रहने के बावजूद उसको भेजना उचित लगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट ऐसा बोल रही थी कि कुछ गड़बड़ी है, और जो कि हेल्प सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट कर रही थी। इस वजह से मैंने उसको रेफ़र किया। फिर वहाँ पे वो लोग रेफ़र करने के बाद शायद वो इवनिंग तक, रात तक, देर रात तक शायद उसका एक्सपायरी था। एक आरोप हो रहा है मैडम आपके हॉस्पिटल पर कि आप मुस्लिम मरीजों को दवाइयों के लिए और अल्ट्रासाउंड के लिए फोर्स करते हैं। अगर आपने जिस व्यक्ति के लिए अल्ट्रासाउंड लिखा कि वहाँ से करवाना है, अगर मरीज दूसरी जगह से करवा के लाता है तो आप देखते नहीं है, दवाई भी अंदर से खरीदने के लिए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये वाली बात आप, क्योंकि किसी मरीज ने मेरे लिए ये बोला होगा, लेकिन मैं अल्ट्रासाउंड सेंटर्स आपकी मर्जी के हिसाब से आप करा कर आओ ये बोलती हूँ। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो विशेष तौर से हमारे पास शिकायत आती है कि वो अंदर हॉस्पिटल के अंदर ही जो मेडिकल की दुकान लगती है, आपकी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल कि वो कहते हैं कि आप बाहर चलेंगे तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं, दवाई बदल के दे देंगे तो वो बदली हुई दवाई नहीं चलेगी, जो सेम दवाइयाँ हैं वो तो चलती हैं। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, क्योंकि एक पत्रकार का जो रोल होता है समाज में बहुत बड़ा रोल है। अब मैं 50 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप करीब जानते हो मेरे लिए, समय बदल गया है। अब डॉक्टर साहब की भी मैंने बात सुनी, आपके भी क्वेश्चन सुने। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया भी कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट नहीं जानता कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। कोई भी डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट का बुरा नहीं करता, मैं तो ये जानता हूँ, आप लोग भी जानते हो। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं कोई स्पेशलिस्ट कुछ नहीं करना ही था, मैंने डिलीवरी भी बहुत करवाई है। मतलब ये है भी किसी तरह से भी पेशेंट मतलब दिमाग को फायदा हो, कोई दिक्कत ना हो। उस टाइम अगर कोई दिक्कत हो भी जाती थी ना उस टाइम, तो बड़ा दुख होता था, तो पेशेंट के साथ तो होता था, कहते डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने कोशिश की, पर जो होना था हो गया, हमारी किस्मत ऐसी। आज वो ज़माना बदल गया, आज थोड़ी सी भी कोई बात होती है मैं खुद डरता हूँ। अगर कोई सीरियस पेशेंट आ गया, उससे मैंने इमरजेंसी कोई इंजेक्शन लगाया जाए, फायदे उनकी डेथ हो जाती है, तो मैं तो गया वो सीधा ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लगाते हुए खत्म हो गया। समय बदल गया है, समय के हिसाब से इससे नुकसान जो है वो पेशेंट को हो रहा है। लोगों की सोच बदल गई, तो नए लड़के हैं, नए उनकी सोच उग्र है, वो सोचते नहीं इस बात को। एक डॉक्टर कोई भी आप देखो 24 घंटे काम करता है वो, और आपने कभी सुना है किसी डॉक्टर को किसी पेशेंट का बुरा था हो? हाँ, गलती हो सकती है, मैं नहीं कहता नहीं होती, गलती हर चीज़ से होती है, किससे नहीं होती गलती, नेगलिजेंस होती है। फिर एटीट्यूड जो है ना आपका समाज का डॉक्टर के प्रति,
हमेशा अच्छा रहेगा तभी आपस में तालमेल और पेशेंट को अच्छी सुविधा मिल पाएगी। मेरा तो यही कहना है। डॉक्टर साहब, कुछ समय पहले या कुछ वर्षों की पहले की बात करें तो सारी लगभग नॉर्मल डिलीवरी सी होती थी और आजकल अधिकांशतः सिजेरियन होती है। क्या इसका व्यवसायीकरण सा नहीं हो गया? इसका कारण मैं बताता हूँ आपको, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं जब यहाँ बता रहा हूँ तो कोई नहीं था गायनेकोलॉजिस्ट, डिलीवरी मेरे से पहले दाइयाँ करवाती थी, आपको सबको पता है। मेरे को बुलाते थे पहले, क्या कहते थे अभी डॉक्टर को बुलाओ। मैं जाता था, मेरे को डॉक्टर साहब बैठ जाओ आप, हम जब गए तो आप टीका लगा, आपने भी सुना हुआ है। मैंने तब ये क्या चक्कर टीका लगा तो बिना देखे भी बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं खुला है, तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं कर सकता। यहाँ दाइयों के नाम जानता हूँ, 10 दाइयाँ थी वो, सबको मैंने कहा कि मेरे को मत बुलाया करो, मेरे को बुलाओगे तो मैं पहले पेशेंट को देखूंगा, नीचे से देखूंगा, उसको दांत देखूंगा कि उसका मुंह खुला है नहीं बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फट जाएगा। वो रिवाज मैंने बदला, पर दुख पाते थे उस टाइम, परेशानी भी होती थी। हालांकि डिलीवरी से हो जाया करती थी, पर कारण आप पूछ रहे हो ना, कारण ये आजकल की औरतें जिनकी डिलीवरी होती है बच्चियाँ, वो पहले वाली जितनी स्ट्रोंग नहीं है, लोगों का एटीट्यूड बदल गया है। अभी दुख नहीं पाना, बिल्कुल पेन सहन नहीं करना, हमें दर्द नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा कारण यही है। बाकी आराम से जो नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी हो सकती है अगर पेशेंट चाहे तो। बहुत से मामले, डॉक्टर साहब ये सवाल मैंने इसलिए किया है और आम पब्लिक जानना चाहती है, बहुत से मामले ऐसे आते हैं कि उस अस्पताल से जहां बोल दिया गया कि सिजेरियन होगा, फिर वो पेशेंट जो है अपने उस पेशेंट को दूसरे अस्पताल में लेके जाता है और वहां नॉर्मल डिलीवरी होती है कि यहाँ सिजेरियन का कोई सवाल ही नहीं है। तब ये सवाल उठता है डॉक्टर साहब। नहीं, ये आपकी बात कुछ हद तक नहीं है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक तो केस जैसे मैंने खुद रैपिड किए, मान लो मीन को सार ले जाओ, सिरसा ले जाओ, जैसे गाड़ी में चले वो हिलने से वो क्या कॉन्ट्रैक्शन शुरू है, तो डिलीवरी थोड़ी सी दूर जाके होगी, और साहब आपको नहीं हम तो डिलीवरी यहाँ पास में होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बड़ा कारण है। आप मान लो आप यहाँ से मैं भेजता हूँ डॉक्टर साहब का, रास्ते में मान लो जाते हैं तो अगर उसका मुंह खुल जाता है बच्चा दर का, डिलीवरी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। इनके यहाँ है तो इनको दिखा भी मुंह खुला नहीं है, बच्चा दर का कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो डॉक्टर के पास रेफर कर दो, तो ये कोई जरूरी नहीं है। मेन चीज़ तो मैंने बताई आपको, औरतें जो डिलीवरी अब होते हैं जिन औरतों के, वो पहले वाले जितनी स्ट्रोंग नहीं है, उनका एटीट्यूड बदल गया है, वो पेन सहन नहीं करना चाहती, जल्दी से जल्दी डिलीवरी चाहती है, इवन डेट और टाइम बताती है हमारे इस डेट और इस टाइम पे बच्चा जो है पैदा होना है। आपने ये सुना होगा। आपने जैसे एक सवाल पूछा बहुत ही अच्छा सा भी डॉक्टर नजलाल जी से कि डॉक्टर साहब 10-15 वर्ष पूर्व की बाजार में नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती थी, अब सिजेरियन लगे। 15 से 20 वर्ष पूर्व मेरे हिसाब से कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट सिजेरियन वाला डॉक्टर बांद्रा में नहीं था। जो नॉर्मल डिलीवरी होनी थी वो सरकारी हॉस्पिटल में या जो नॉर्मल करवा सकते थे वो करवाते थे, उसके अलावा सिजेरियन वाली जरूरत को सिरसा या हिसार भेजा जाता था। तो ऑब्वियसली बांद्रा में नॉर्मल डिलीवरी होगी। जैसे जैसे स्पेशलिस्ट बढ़ेंगे, अब जैसे आपको वही बात है, आज डॉक्टर साहब पथरी का ऑपरेशन करते हैं, मुकेश जी पथरी का ऑपरेशन करते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि पहले तो पथरी पानी पी के निकल जाया करती थी, लेकिन आजकल बांद्रा में पथरी का ऑपरेशन बढ़ने लग गए। मतलब बांद्रा में स्पेशलिस्ट आ गए उस चीज़ के लिए आज आपको हिसार या दुर्गावी क्षेत्र में नहीं जाना पड़ता। कुछ लोग बोलेंगे कि पहले तो गोडे दवाई सिटी को जाते थे, लेकिन अब तो बांद्रा में आते ही बदल देते हैं, क्योंकि बदलने के वहाँ पे डॉक्टर पहुँच चुके हैं। तो जिस हिसाब से सुविधाएं बढ़ेंगी उस हिसाब से वो चीज़ें, बच्चा अगर लैट्रिन कर देता है, उसके अगर अवन नाल काटना है, तो उन चीज़ों का ऑपरेशन आज बांद्रा में पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास 4 से 5 अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है। तो ये वही वाली बात है, कल को और अपने पास सुपर स्पेशलिटी आएंगे, बर्न के डॉक्टर आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, तो वो चीज़ें भी बांद्रा में होने लग जाएंगी। तो वो अपन ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई ये चीज़ें पहले बांद्रा में होती नहीं थी, लेकिन डॉक्टर आने की वजह से बढ़ गई। ये वैसी बात है। 15-20 वर्ष पूर्व आपको पता है सिजेरियन, आज आप बोलिए कि सरकारी हॉस्पिटल बांद्रा में नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो नॉर्मल हो रही भी वहाँ सिजेरियन भी हो रहा। आप आज बांद्रा में सरकारी हॉस्पिटल में सिजेरियन ऑपरेशन होने लगता है, कल को आप लोग ही बोलने लगेंगे कि इसी सरकारी हॉस्पिटल में पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी, आज देखिए सिजेरियन ऑपरेशन कितने बढ़ने लग गए, क्योंकि भैया वहाँ स्पेशलिस्ट आ गए। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात तो मानेंगे, रिस्क कवर थोड़ा सा इसमें कम ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर साहब आजकल रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल। सबका सिर्फ इनका सीजन हुआ, सबकी सीजन हुआ, हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते।
ऐसा आप क्या करते हैं? हमारे घरों में सीजन हमारे में ऐसी अगर गलत होता तो हमारे घरों में होता क्या है? मेरी बिटिया जितने बेटे ना लगभग ट्रेन के सीधे सबके सीजन मेरी बिटिया सीधे शादी हो गया, मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ। मैडम खुद गायनिकोलॉजिस्ट है, मेरी वाइफ डॉक्टर ज्योतिपुर गायनिकोलॉजिस्ट, इनका भी सीजरियन ऑपरेशन करवाया हमने। बात आती है एक्सप्लेनेशन। सर एक मिनट, प्राइवेट सेटअप का एक रियलिटी मैं आपको बताती हूँ गूगल में, जैसे कि एक प्राइवेट सेटअप की रियलिटी मैं आपको बताती हूँ। जब तक हमारे पास पेशेंट आता है तो 2 या 3 दिन की ट्रायल लेके आता है, या तो सरकारी में या तो कोई CHC PHC में। और जब तक हमारे पास आता है कोई ऑलरेडी फीटल डिस्ट्रेस में, 80% ऑपरेट जो होते होंगे वो ज़्यादातर फीटल डिस्ट्रेस के होते हैं। बच्चे की धड़कन या तो बहुत तेज़ या तो बहुत कम होती है। उस सिचुएशन में ऑलरेडी एक मोर इंडिकेशन है ऑपरेशन का। आप समझो कोई हमारा समझो रजिस्टर्ड, एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है अनरजिस्टर्ड पेशेंट। रजिस्टर्ड पेशेंट वो होता है जो पूरे 9 महीने अगर वो दिखा रहा है, जो पूरे 9 महीने में दिखा रहा है ना, उसके फाइल और रिकॉर्ड निकाल के देखो, उसके नॉर्मल के चांसेस बहुत है हमारे पास। वो शुरू से दिखा रहा है, टाइम से आ रहा है, समय से इलाज ले रहा है और नॉर्मल डिलीवर हो रहा है। और लेकिन जो हमारे पास रेफरल या अनरजिस्टर्ड पेशेंट आते हैं, जो कहीं से ट्रायल लेके आए होते हैं, वो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में आ रहे हैं। ऐसों को अगर हम और ट्रायल लें तो बच्चे के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम उसमें भी ट्रायल लेते हैं, लिखा पढ़ी करके कंसेंट लेके ट्रायल लेने के लिए रेडी रहते हैं। हम अपने आप को हर तरह से सुरक्षित लेके चलते हैं। लेकिन एज ए मदर, एज ए डॉक्टर, मैं खुद नहीं चाहूँगी कि जच्चा या बच्चा में से किसी एक को भी नुकसान। हम बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं जो इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं और पैशनेट भी होते हैं। हमारा काम 24 घंटे का होता है, हमारा टाइम से दुकान नहीं चलता, हम 24 घंटे काम करते हैं। आप किसी भी हमारे पेशेंट को फीडबैक लेके देखो, अगर वो रात के 4 बजे आए, उसका ट्रीटमेंट रात के 4 बजे शुरू हो रहा है, सुबह 9 बजे नाश्ता करने के बाद नहीं। अगर वो दिन के 2 बजे आ रहा है तो दिन के 2 बजे शुरू हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट जैसे ही वो आता है उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। मैं यहाँ पे खुद 7 साल से हूँ, विवेकानंद में 5 साल से, वर्मा हॉस्पिटल में 1 साल से हूँ। मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि सारे डॉक्टर इसी तरीके से पैशन से ये काम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक लाइफ की जिम्मेदारी नहीं है सर, हमारे ऊपर दोनों लाइफ की जिम्मेदारी है। और आज के डेट में हम दोनों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। 10 साल पहले बच्चे के साथ रिस्क ले सकते थे, माँ के साथ तो कभी भी गायनिकोलॉजिस्ट ने रिस्क नहीं लिया है, कभी भी नहीं, क्योंकि चच्चा हमारे लिए हमेशा प्रायोरिटी है। और आज के सिनारियो में हम बच्चे के साथ भी रिस्क से घबराते हैं, इसीलिए शायद ऑपरेशन रेट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास रेफरल पेशेंट ही रिस्क वाला आता है। 90% हमारे इंडिकेशन ही फीटल डिस्ट्रेस होते हैं, और उस समय हम समय रहते बच्चे को बचाते हैं, माँ को भी बचाते हैं, बच्चे को बचाते हैं। तो हम मजबूरी में ऑपरेशन करते हैं सर। और हम तो यहाँ तक उनको कहते हैं कि आपको नॉर्मल के प्राइस ले लेंगे, आप करवा लो, बच्चे के लिए करवा लो, पैसे बाद में कर देना, क्योंकि हम फिक्स सैलरी पे हैं। बहुत सारे डॉक्टर फिक्स सैलरी पे हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर, लेकिन जब बच्चा सही होगा तो मिठाई खाने को मिलेगी, दवाई मिलेगी। और शायद सोशल मीडिया में ये आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेने के लिए उसको और ज़्यादा टाइम दो। बहुत गलत है सर। आपको पूछ के दिखा नॉर्मल डिलीवरी में जाने को लगता है कि आपको किसी चीज़ में जाने को लगता है, जैसे कि नॉर्मल में देते हैं 8-10 हज़ार उसमें कितने देगा, उसका तो उस पर एक्सपेंड हो जाएगा। नॉर्मल में कुछ लगना ही नहीं है सर। क्या आप लोग जिनकी प्रॉपर्टी नीति हुई है, जो आज की दादी नानी हुई, जो मेरे टाइम की है, उनसे पूछना उनकी कितनी कॉम्प्लिकेशन अभी भी है। उनके बच्चेदानी और लैट्रिन का रास्ता एक है, किसी का पेशाब लगातार निकलता रहता है, ये कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल डिलीवरी की है। और आजकल क्योंकि बच्चे का वेट देख लेते हैं, हेड देख लेते हैं क्या साइज है, पेपर इसलिए भी सीजरियन कराना कि वो वजाइना से बाहर निकलेगा तो बच्चा डिस्ट्रेस में कितना जाएगा, उसकी वजाइना योनी कितनी फट जाएगी और उसकी आगे क्या हालत होने वाली है, कई बार उस वजह से भी जनता को ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है, प्रेस के लिए भी, जनता के लिए भी क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हम कोई पेशेंट का बुरा नहीं करना चाहते। हमें जितना ज्ञान है, जितना हमने अर्जित किया है, हम पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर को भी भगवान मत समझो, डॉक्टर एक इंसान ही होता है। भगवान वही चीज़ होता है जो दिखाई नहीं देता, जो दिख गया वो कभी भगवान नहीं होता। डॉक्टर को भगवान मानना यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है। डॉक्टर कभी भी भगवान नहीं सोचता। डॉक्टर आपके बीच में से आया हुआ, थोड़ा उसको नॉलेज आता है, वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, वो एक है इंसान ही, उसको सब कुछ वही चाहिए जो आपको चाहिए। तो आप उससे इतनी ज़्यादा उम्मीद मत करो कि ये भगवान है, आपकी दवाई लगती है। सब नॉलेज के हिसाब से होता है सारी। आजकल आप कहते हो कि डॉक्टर जांच बहुत करवाता है, डॉक्टर जांच नहीं करवाई, किस लिए करवाई? ये आजकल जो मतलब विवाद बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर अपनी सेफ्टी के लिए करवाता है, इसके कोई और दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। सारे इसीलिए करवाते हैं कि मतलब इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए, ये पेशेंट बिल्कुल फिट है।
इसीलिए सारी जांचें हो रही है। और मरीज भी चाहता है, मरीज आता है उसके छाती में दर्द होता है, वो कहता है मेरी जांच कराओ डॉक्टर साहब, मेरी ये कराओ, मेरा इको कराओ, ये कराओ। हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि 1000 में से किसी एक को दिक्कत हो जाए तो वो हमें क्या कहेगा, वो डॉक्टर को पता ही नहीं लगा। और यदि 1000 की 1000 जांच होती तो सारे बोलेंगे डॉक्टर ने बहुत जांच करवा ली। तो ये चीज़ें तो हर फील्ड के अंदर ऐसा हो रहा है। पहले आदमी कितना पैदल घूमता था, आजकल कोई पैदल घूमता है। तो ऐसी सबको फैसिलिटी चाहिए, सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही है सब कुछ। तो डॉक्टर को एक भगवान मानना बंद करो। डॉक्टर आपके बीच में से उठा हुआ इंसान है, कोई अपनी एबिलिटी से कितनी मेहनत करता है, कोई कितनी मेहनत करता है। जो जितना ज़्यादा काम करेगा, जो जितनी ज़्यादा इमरजेंसी लेगा, उसकी उतनी ही रिस्क होने की संभावना है। यदि कोई पेशेंट नॉर्मली डिलीवरी करा रहा है, वो सीजरियन ले ही नहीं रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आती है, उसको रेफर कर रहा है, तो उसके प्रॉब्लम आने की संभावना कम होगी। जो जितनी ज़्यादा इमरजेंसी, उतनी सीरियस मरीज लेगा, उसके साथ उतनी ही अनहोनी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब मेरे पास हार्ट का पेशेंट आया, मैंने उसको इसीलिए देख लिया कि यार तू जल्दी जा, तू पहुँच, वो रास्ते में एक्सपायर हो गया, उसमें भी मेरी गलती है, मैंने उसको मैनेज नहीं किया। तो यदि उसको मैंने यहाँ पे रख लिया, मेरे पास एक्सपायर हो गया, तो बोले आपने रेफर क्यों नहीं किया। हम तो हमारे बेस्ट करते हैं ना, हमें पता है कि इसकी ये दिक्कत आने वाली है, पर सब कुछ सारा 100% तो कुछ होता ही नहीं है। या मैथमेटिक्स का वो बता रहे थे कि 2 + 2 4 होता ही नहीं है, या 0 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो डॉक्टर को एक तो भगवान मानना बंद करो। डॉक्टर अपनी एबिलिटी से एक मजदूर की तरह मेहनत करके अपने ज्ञान से ही पेशेंट को ठीक करता है। स्वामी जी, आप अध्यक्ष है, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप मेडिकल से कमीशन लेते हैं, हम ऐसे नहीं कहते आप उस मेडिकल, आप ये बताओ कौन सी मेडिकल वाला कमीशन देता है, यहाँ पे आप पूछो, अभी कॉल लगा के पूछो कि वो मेडिकल वाला इस डॉक्टर को कमीशन देता है, आपका कोई एक सिंगल मेडिकल वाला वो एक सिंगल मेडिकल वाले को नहीं, डॉक्टर बने कोई सिंगल मेडिकल वाला डॉक्टर छोटे हैं, सारे डॉक्टर छोटे हैं, मतलब सारे, ये कोई नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, तो क्यों बोलेगा? आप बोलिए। आप अध्यक्ष है ना, हाँ जी, आप बताइए। डॉक्टर साहब एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि सच्चाई पर होना चाहिए। पत्रकार सवाल कब उठाते हैं, जब हमारे पास कमेंट, जनता कमेंट करती है ना, हमारे पास मैसेज भेजती है, एक्सेप्टेशन होती है कि हम उनकी बात को आगे लेके जाएंगे। आप बारी बारी में हमारे पर प्रश्न उठा रहे हो, जब आप पत्रकारिता निष्पक्ष, यानी कि हमारी पत्रकारिता, जब हमारे पास जनता हमारे पास कमेंट भेजती है ना, या हमारे को पर्सनल मैसेज भेजती है कि अभी वहाँ पर उस हॉस्पिटल में ये हो रहा है, तब हम आप इस सोशल मीडिया पर डाला जाता है। नहीं, डॉक्टर साहब ने हमारे को बुलाया, बोला इतना साल मेरा चला लो, आपको जहाँ शिकायत मिल जाएगी, इनके चला लो, आज इनके चले, इनकी नाम आ रहा है, आप किसी डॉक्टर का चला लो। इतने साल कभी, इतने साल डॉक्टर साहब मावी जी, जो काम करेगा उसमें गलती होगी। मावी जी एक बात और, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर, किसी मीडिया वाले ने आपके खिलाफ कभी लिखा? बिल्कुल कभी नहीं लिखा। ये सिर्फ रीनवा जी के खिलाफ क्यों चला? मीडिया है नहीं, मैं सुरेश जी आप बताइए, आपके खिलाफ कभी लिखा किसी ने? किसी डॉक्टर हमारे को बताइए कि किसी के खिलाफ हमने लिखा? सिर्फ एक रीनवा जी के खिलाफ ये 2-3 दिन से चल रहा है। ज्यादा मैसेज आए, गुलशन के पास ज्यादा मैसेज आए, उन्होंने लिख दिया। निष्पक्ष पत्रिका भावना में जब पत्रकार है कि दोनों पक्षों की बात की है, संतुलन बनाया जाए, उसमें सिस्टम दोनों पक्ष होता है। जब पत्रकारों के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि मैं रात में नहीं देखता, उसके बाद में क्या रह गया? दूसरा वर्जन किसका ले दूसरा वर्जन? एक मरीज आपके पास की जाते है क्या गया? आप रात को उठते नहीं हो गया? जब हम कहते हैं अभी कोई हार्ट पेशेंट है, किसी का हार्ट अटैक आ गया, तो आप उठते नहीं हो गया? रीनवा जी के पास कोई मैसेज फोन गया कि भी आप रात्रि को, मेरी फिजिकल एबिलिटी अब इतनी नहीं रही कि मैं 24 घंटे पेशेंट देख सकता। डॉक्टर मेरी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं रही है कि मैं 24 घंटे पेशेंट देख सकता हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी इतनी क्षमता नहीं है शरीर की। मैंने यहाँ पे लगभग 20 साल से ऊपर सर्विस दे दी है। देखा हमने 20 साल में भी मैंने कम से कम भी ये मानो आप 18 साल तक 24 घंटे की सर्विस दी है, लेकिन अब क्षमता इतनी नहीं रही। रीनवा जी आप व्याकरण में थे, कितने वर्ष से आपने वहाँ से किसी मीडिया वाले ने आपके खिलाफ लिखा? मीडिया ने नहीं लिखा, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ कि आप रात को नहीं
देखते हैं। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, मेरी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि मैं 24 घंटे देख सकता। आप तकरीबन 350 ओपीडी डेली देखते हैं। नहीं, ये गलत बात है। 350 नहीं देखी जाती, मेरी ओपीडी 150 से 200 के बीच में आप रहती है। 150 देखते हैं, हाँ। वो डॉक्टर सारे फिजिशियन से साथ है और है, तो इनकी अकेलों की 150 शिकायतें एक दिन में आती है। कुछ सुधार की आवश्यकता है, ये भी इनको सरकार करना चाहिए कि सुधार करेंगे स्टाफ में, ये सिर्फ अपने आप को सिर्फ हर आदमी में सेचुरेशन आता है, हर आदमी की एबिलिटी होती है। मैं थोड़ा यंग हूँ, ये थोड़े ओल्ड है, इनका काम करने का सेचुरेशन होता है हर आदमी का। आप जैसे आज पत्रकारिता कर रहे हो, तो आप एक एज के बाद में आप भी भागना बंद कर दोगे, तो हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है। तो इसी वजह से ये इन्होंने काम कम कर दिया। हो सकता है मेरा धीरे धीरे काम करना बंद हो जाए, फिर नए लोग आएंगे वो काम करेंगे। शिकायत व्यवहार की, शिकायत स्टाफ की, इन लोगों के लिए इनको थोड़ा सरकार करके सुधार सर्जिकल करें। जो सर्जिकल होती है, सर्जिकल ब्रांच होती है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मैं फिजिशियन हूँ, मेरे पास खांसी जुकाम का आता है, 2 दिन में ठीक नहीं होगा, 4 दिन में होगा, पता है वायरल 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इधर उधर दूसरे डॉक्टर के लिए लेगा, मेरे पास आने की संभावना कम होती है। सर्जिकल में कॉम्प्लिकेशन हर दूसरे मरीज के कॉम्प्लिकेशन होता है, तो इसलिए इनकी शिकायतें ज़्यादा है। हाँ, और यदि मैं सीरियस केस लूँ तो मेरी शिकायतें भी आएंगी। यदि मैं केवल खांसी जुकाम सीरियस मरीज हूँ, मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। अपने अजी काम करेगा, शिकायत आएगी, काम मत करो, कुछ शिकायत नहीं आएगी। चलिए स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, आप अपनी बात रखिए। अध्यक्ष के नाते आप बताइए। अध्यक्ष के नाते मैं सर से बता देता हूँ कि हम जैसे ये IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये बहुत बड़ी एसोसिएशन है, इंडियन लेवल की एसोसिएशन है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड, सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड आदमी है। इसमें हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली में, फिर राजस्थान की ब्रांच है, इसके अंदर राजस्थान में भी हर इस सब्जेक्ट के बारे में तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्रांच है। ये बहुत बड़ी एसोसिएशन है। इसके अंदर RTS आया था, उसमें भी देखा था, हमने आंदोलन किया था, तो सारा इसके बैनर के तले होता है। हर डॉक्टर जो मिनिमम MBBS क्वालिफाइड है वो इस बैनर मतलब इसका सदस्य है। तो हम इसी बैनर के नीचे इकट्ठे हुए, ये हमारी एसोसिएशन है। ये कोई भी डॉक्टर अकेला नहीं है, सब हम मिलजुल के काम करते हैं। यदि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे साथी निखिल है, मैं उसके पास भी पेशेंट रेफर करता हूँ। यार मैंने 4 बार देख लिया, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो इसको वो मेरे पास रेफर करते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो हम एक जनता की सेवा करना चाहते हैं और हमारा एक एसोसिएशन है। हम इसी एसोसिएशन के नीचे इकट्ठे हुए हैं, हम हमारे साथी को सपोर्ट करते हैं। तो सर आपकी यूनियन है और आप सारे डॉक्टर साथी हैं, एक बड़ी संस्थान है, तो भादरा में सर बहुत सारे इस प्रकार के हॉस्पिटल हैं जो 12वीं पास कोई व्यक्ति करके हॉस्पिटल चला रहा है। आप लोग मरीज देखते हैं, वेल क्वालिफाइड है, अच्छी आपने शिक्षा प्राप्त की है, प्रैक्टिस की है, वो लोग ऐसे लोग हैं जो 12वीं पास है, वो मरीजों को इमरजेंसी में देख रहे हैं, उनके ठीक खिलाफ बात है आपकी, ठीक बात है, पर वो किसी के नाम से चला रहे हैं। वहाँ पे वो डॉक्टर विजिट पे आते हैं अपने, ये तो अपने कानून तो नहीं बना सकते कि विजिट वाला हॉस्पिटल नहीं खोल सकेगा, ये तो सरकार का काम है। अब यदि उनके पास विजिट पे डॉक्टर आ रहा है, बाकी टाइम उनका कंपाउंडर बैठा है, वो आए ये दवाई चेंज कर दो, तो हम उसको बंद थोड़ी करवा सकते हैं। ये तो अपने, ये तो प्रशासन का काम है या फिर सरकार का काम है, अपने थोड़ी बंद करवा सकते हैं। वो तो जनता में अवेयरनेस आएगी, जनता में अवेयरनेस आएगी तो जनता अपने आप जागरूक होगी, तो अपने आप आएगी। और कोई डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि गलती हर इंसान की होती है। आप लोग जैसे कहते हैं कि आपका फर्ज है जनता की आवाज़ को उठाना, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जब कभी किसी भी हमारे साथी से कोई शिकायत हो, प्लीज़ पहले कंफर्म कीजिए, उसके बाद ही आपको जो एक्शन लेना हो, लिखना हो, छापना हो, कुछ कहना हो कीजिएगा। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, जिससे क्या है कि पेशेंट्स का भी फायदा हो और हम लोग भी जो है अपने फ्री माइंड से काम करते हैं। टेंशन में, प्रेशर में काम करना जो है बहुत मुश्किल है, तो बस ज़्यादा इस बात को नहीं कहना चाहिए। मेन चीज़ यही है, आपके पास अगर कंप्लेंट आती है तो प्लीज़ कन्फर्म विद आप कंसर्न पर्सन। शुक्रिया डॉक्टर साहब होते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये भी है भैया, मान लो गलती हुई है थोड़ी बहुत भी, अब जैसा आप कह रहे हो डॉक्टर साहब के स्टाफ को समझाना हो तो बिल्कुल समझाएंगे। अगर ये आपको महसूस हुआ है तो कोई बात नहीं, समझाएंगे अपने स्टाफ को भी, आप अच्छा बिहेव करो। अब भी पेशेंट को अच्छा बिहेव तो है डॉक्टर का मेन, तो आप ज़्यादा दूर नहीं देते हुए इसका समाधान आप लोग भी इसी तरह से मेरी ठीक है, थैंक यू।